आज हम लोग जो है वो यूपी टीजीटी और पीजीटी के जो न्यू पैटर्न है, न्यू पैटर्न से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी पीवाईक्यूज़ नहीं पूछे जा रहे हैं, उसमें एमसीक्यू जो आ रहे हैं वे बहुत ही एनालिटिकल रूप से आ रहे हैं, उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, मतलब न्यू पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। उस हिसाब से हम लोग सारे के सारे आज के प्रश्नों को करने वाले हैं, और सिर्फ प्रश्न ही नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है उसका आप लोग जवाब दीजिए मुझे, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, बताइए कि निम्नलिखित, ये जो प्रश्न है उसको ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांप्रदायिक पंचाट जो 1932 ईस्वी में हुआ था उसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। ये क्वेश्चन, ये इसका पहला है। दूसरा है कि गांधी जी ने पृथक निर्वाचन का समर्थन किया क्योंकि इससे दलितों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ता। या फिर पुनः समझौता में पृथक निर्वाचन के स्थान पर आरक्षित सीटों की व्यवस्था स्वीकार की गई। बताइए इनमें से कौन सा आंसर जो आपको लग रहा है कि सही है, इसका आंसर दीजिए मुझे जल्दी से, फटाफट आप लोग को जो आता है इसका आंसर करिए। कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। देखिए सारे लोग इस क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा, जब तक क्वेश्चंस पढ़िएगा नहीं, उसे अटेंड नहीं करिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि न्यू पैटर्न जो है वो किस तरीके से हमें जो है एग्ज़ाम में वो कोई भी आप लोग में से कोई भी कैसे कम समय में क्वेश्चंस को पढ़ पाएंगे और पढ़ करके उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। हाँ, तो फिर देखिए सारे क्वेश्चंस को आप लोग समझिए, बताइए इसका आंसर दीजिए मुझे, क्या होगा इसका आंसर। ए होगा यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ए होगा यानी कि केवल 1 और 2 होगा। एक में क्या कह रहा है कि सांप्रदायिक पंचायत जो है वो दलितों के पृथक निर्वाचन का प्रावधान इसमें किया गया, क्या ये सही है। और साथ में इसका 2 जो कह रहा है कि गांधी जी ने पृथक निर्वाचन का समर्थन किया क्योंकि इससे दलितों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ जाता है, इसलिए होगा। या फिर 1 और 3 होगा। 1 में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, 3 में क्या, पुनः समझौता में पृथक पृथक निर्वाचन के स्थान पर आरक्षित सीटों की व्यवस्था स्वीकार की गई। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी ही होगा। क्यों, क्योंकि क्यों होगा बी, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट तो हमें पता ही है कि सांप्रदायिक पंचायत जो है उसमें दलितों के लिए पृथक पृथक निर्वाचन की का व्यवस्था किया गया था, लेकिन इसमें जो तीसरा कह रहा है कि पूना समझौता जो हुआ था उसमें पृथक निर्वाचन के स्थान पर आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई थी। इसका सही आंसर यही होगा। चलिए आगे इसको समझते हैं, इसका सही आंसर ऐसे क्यों है। तो देखिए गांधी जी जो थे वे पृथक निर्वाचन के विरोधी थे। ठीक है, वे अलग से निर्वाचन के विचार को वो मान्यता नहीं दे रहे थे, और पूना समझौता में ये जो पृथक निर्वाचन हटा करके उन्होंने आरक्षित सीटों की व्यवस्था को स्वीकार किया था। इससे जुड़े हुए कुछ हम लोग फैक्ट्स को जान ले, क्या है। दरअसल हम ये जो सांप्रदायिक पंचाट जो है, और जो सांप्रदायिक पंचाट और ये जो पूना समझौता है, इसके तहत क्या हुआ, तो ये हुआ था 16 अगस्त 1932 को। प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। इसमें क्या था, विभिन्न संप्रदाय, जितने भी संप्रदाय थे, यानी कि मुसलमान, ईसाई, सिख, आंग्ल, भारतीय महिला, जितने भी थे, जितने भी अलग अलग संप्रदाय थे, सभी का प्रतिनिधित्व के लिए एक विषय पर आधारित किया गया, एक विषय बनाया गया, मतलब एक कहा जाए एक पंचाट तैयारी किया गया, एक कागज़ तैयारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि जितने भी संप्रदाय है सबको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इन सभी लोगों के विषय से संबंधित, इनके मुद्दों से संबंधित एक पंचाट जारी किया, जिसका नाम रखा गया सांप्रदायिक पंचाट या फिर कम्युनल अवार्ड। इसे कम्युनल अवार्ड भी कहा गया, यानी कि हर एक को अलग अलग, जैसे पहले क्या था कि पहले सभी समुदाय एक साथ थे, पर अब क्या हो गया, हर एक समुदाय को अलग अलग रूप से क्या किया जाएगा, निर्वाचन का अधिकार मिलेगा। मतलब अगर दलित है तो सिर्फ दलित को दलित ही वोट देंगे, मुसलमान है तो मुसलमान को सिर्फ मुसलमान, और अगर आंग्ल भारतीय तो उसको सिर्फ आंग्ल भारतीय। इस प्रकार से इनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी। इससे क्या हो गया, इससे ये हुआ कि ये जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था है पद्धति को मुसलमान के अलावा इसमें ईसाइयों को, सिखों को, आंग्ल भारतीय, दलित वर्ग, महिलाओं, सब पर लागू कर दिया गया था। ठीक है, दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा देने के विरोध में गांधी जी जो थे वे गिरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन में जुड़ गए हुए। क्यों, अगर अच्छा यहाँ पे एक सबसे अहम मुद्दा है कि ये मन में आता होगा ना कि गांधी जी सिर्फ दलितों के लिए ही क्यों ऐसा करने लग गए थे। आखिर में वे पृथक निर्वाचन तो सबको मिल रहा था,
तो फिर वो दलितों के ही विरोध में क्यों खड़े हो गए? दरअसल बात ये थी कि गांधी जी को ये बात पहले से, बहुत समय पहले से पता थी कि दलितों के साथ में शुरू से ही गलत होता आया है, उनके साथ जो उनके अधिकारों को शुरू से ही हनन होता आया है, उनके साथ छुआछूत, ये सारी व्यवस्थाएं शुरू से समाज में व्याप्त थी। इस वजह से गांधी जी जानते थे कि अगर हम लोगों ने फिर से, अगर भारतीयों ने फिर से दलितों के लिए नहीं आवाज़ खड़े की, अगर वो नहीं इसके लिए खड़े होंगे तो क्या होगा ना कि आगे चल करके दलित समुदाय जो है वे पूरी तरीके से, भले ही उन्हें कानूनी आरक्षण मिल जाएगा, उन्हें कानूनी सुविधा मिल जाएगा, पर किस बात की कानूनी सुविधा मिलेगी? ये बात सिद्ध हो जाएगा कि ये दलित है, उन्हें समाज से बांट दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, उन्हें उनके साथ जो अन्याय होता आ रहा है वो उसका विरोध ही नहीं हो पाएगा, वो खत्म नहीं होगा। वे चाह रहे थे कि दलितों को जो आरक्षण मिल रहा है उससे क्या होने वाला, आरक्षण से सिर्फ यही होगा, उन्हें अलग से निर्वाचन की सुविधा मिलेगी, वे निर्वाचित होकर के आ जाएंगे, लेकिन क्या उनके प्रति जो भेदभाव का समाज में व्याप्त है वो विचार खत्म होता नहीं हो पाता। इसलिए गांधी जी सिर्फ और सिर्फ दलितों के लिए विरोध में लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अन्य समुदाय जो है वे कहीं ना कहीं समाज में अपना स्थान, उनके लिए, उनके साथ समाज में उतना गलत नहीं हो रहा है, वे समाज में मतलब बराबरी के हिस्से में जी रहे हैं। हाँ, थोड़े बहुत अगर ये बात कही जाए कि महिलाओं के साथ होता रहा है, परंतु वे महिलाएं जो हैं वो इस तरीके से नहीं प्रताड़ित हो रही थी जिस तरीके से उस समय दलित प्रताड़ित हो रहे थे। और अगर ये आरक्षण मिलता तो उनके ऊपर एक स्टंप लग जाता कि भाई ये दलित है, ये समुदाय दलित समुदाय, एक अलग से ही बंटवारा हो जाता समाज में उनका। इस वजह से गांधी जी इसके विरोध में खड़े थे। इसके बाद क्या हुआ कि जब ये पृथक निर्वाचन की बात आई थी तो गांधी जी जो थे वे, उन्होंने गुस्से से क्या किया था, उन्होंने गुस्से में क्या किया था, उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। इस आमरण अनशन के बाद में अब चूंकि गांधी जी आमरण अनशन कर रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, तो उनका शरीर कैसा होते जा रहा, कमज़ोर होता जा रहा था, वो बहुत ही दुर्बल होते जा रहे थे, वे बिना खाए पिए रह रहे थे, तो जाहिर सी बात है वे बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने की वजह से क्या हो गया था, अच्छा देखिए, दलितों को तो इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने दे ही दिया था अलग से सुविधा, लेकिन इसमें अंग्रेज़ों की तो गहरी चाल थी, वे चाह रहे थे कि हिंदुओं से अलग हो जाए, इनके अलग, उनका सोच यही था कि हिंदुओं को बांटना है, वे बांटने पर ही पूरा का पूरा समय फोकस रहता था उनका, तो वो हिंदुओं को बांटने की वजह से उन्होंने दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दी थी। तो अभी तक तो जो था हर एक समुदाय पहले से बटा हुआ, मुस्लिम अलग से बटा हुआ है, सिख है ही अलग समुदाय, पर दलित हिंदुओं का ही समुदाय था। अगर दलित अलग हो जाते तो हिंदू भी दो भागों में बट जाते। यही गांधी जी नहीं चाह रहे थे, वे चाह रहे थे कि दलितों की स्थिति को और मजबूत किया जाए, ना कि समाज को बांटा जाए, वो ये इसी सोच में थे। लेकिन जब उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया और तब मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और सी राजगोपालाचारी, इन लोगों को गांधी जी की सेहत को लेकर बहुत चिंता हो गई। इनके प्रयत्नों से गांधी जी के उपवास के 5 ही दिन बाद 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ। दरअसल इन लोगों ने अंबेडकर जी से बहुत ही प्रार्थना करी, गुहार लगाई कि देखिए अगर आप लोगों ने इसी तरीके से गांधी जी अनशन करते रह गए तो हो सकता है कि उनकी मृत्यु हो जाए। और अंबेडकर इस बात को जानते थे कि अगर ऐसा हो गया तो पूरा जो समाज है वो बिखर जाएगा, क्योंकि अंबेडकर जी भी गांधी जी के विचारों के अगेंस्ट नहीं थे, वे सिर्फ अपने जो समुदाय है उसको वो चाह रहे थे कि उन्हें जो उनके साथ जो शोषण हो रहा है उस शोषण के लिए वो खड़े होना चाह रहे थे। वे कहीं से भी गांधी जी का कहीं से भी ये नहीं कह रहे थे कि गांधी जी गलत है, नहीं कह चाहते थे, और ना ही वो उनके मृत्यु के कारण बनना चाह रहे थे। वो जान रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो जो गांधी जी इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास भी रुक जाएगा, अंग्रेजों से जो देश को मुक्ति दिलाना चाह रहे हैं, जो वे भारत को एक स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में इतने समय से अपना योगदान दे रहे हैं, वो योगदान भी रुक जाता और सारी की सारी व्यवस्था ठप हो जाती। साथ में पूरा का पूरा देश जो है वो हिंसा के आग में भड़क जाता है। इस वजह से अम्बेडकर जी भी ऐसा नहीं चाहते थे। इस वजह से वो इनके कहने के अनुरूप उन्होंने गांधी जी के साथ में क्या किया, पुनः समझौता किया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं दलितों के पृथक निर्वाचन व्यवस्था जो दिया गया था, इस पुनः समझौते से क्या फ़ायदा हुआ कि दलितों को जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। और इसके जगह पे पुनः समझौता के माध्यम से क्या बात खुलकर सामने आई कि जो प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों को 71 सीटें दी गई हैं उसे बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 141 सीटें उनके लिए आरक्षित कर दी। और केंद्रीय विधानमंडल में जो 18% सीट दलित वर्ग के लिए था, 18% सीटें क्या हो गई उन्हें और एक्स्ट्रा, मतलब 18% सीट उन्हें और मिल गई। ठीक है, उन्हें पहले दलित वर्ग के लिए और भी 18% सीटें क्या कर दी गई, आरक्षित कर दी गई केंद्रीय विधानमंडल में। ठीक, इनकी जो सुविधाएं थी वो प्रांतीय विधानमंडलों में थी, उसे बढ़ाकर क्या कर दिया गया, प्रांतीय विधानमंडलों से इसे कहाँ ला दिया गया, केंद्रीय विधानमंडल में भी इसकी सीटें कितनी कर दी गई, 18% सीटें बढ़ा दी गई।
अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पहला हमारा प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको, और उसका जो भी उससे जुड़े तथ्य थे वो भी समझ में आ गए होंगे। कोई दिक्कत होगी, कुछ बात होगी तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं मुझे। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो हमारा है वो है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कि गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन किया। ये देखिए असरेशन रीजन का ये क्वेश्चन है। वे दलितों के पृथक निर्वाचन का विरोध कर रहे थे। ये दोनों में से क्या सही, दोनों क्या सही है ये बताइएगा। गांधी जी ने क्या यरवदा जेल में आमरण अनशन किया, और वे क्यों किए? क्या वे दलितों के पृथक निर्वाचन का विरोध कर रहे थे इसलिए उन्होंने आमरण अनशन किया, या फिर इसका समर्थन कर रहे थे? ये आप लोग मुझे जवाब दीजिए कि अभी जस्ट हम लोगों ने इस प्रश्न को देखा है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। क्या दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, या दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है, या फिर ए सही आर गलत, या फिर ए गलत आर सही? क्या होगा आंसर? आप लोग इसका कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। देखिए इसका आंसर तो यही सही होने वाला है, ए। क्यों क्यों यह सही होगा? क्योंकि हम लोगों ने जैसा कि भी जस्ट प्रश्न में देखा कि हम लोगों ने भी पढ़ा भी कि गांधी जी जो थे उन्होंने यरवदा जेल में आमरण अनशन किया था। और क्यों किया था? क्योंकि वे दलितों के पृथक निर्वाचन का विरोध कर रहे थे। और इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट बन करके आया पूना पैक्ट, पूना समझौता, है ना। इसका पूना समझौता इसका रिजल्ट के रूप में आया। अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक सुलह हुई, एक कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने इसका आंसर देखते हैं कि क्या इसका विश्लेषण अगर करें तो गांधी जी का मानना था कि पृथक निर्वाचन से हिंदू समाज में क्या आ जाएगा? स्थायी विभाजन हो जाएगा। हिंदू दो गुटों में बढ़ जाएगा। हिंदू जो है अब एक है, पहले से तो इतने सारे समुदाय बिखरे पड़े हैं समाज में। मुसलमान था, सिख था, आंग्ल भारतीय था, ईसाई था, इतने सारे समुदाय तो बटे पड़े हैं भारत के अंदर। जब ये समुदाय को समेट करके इकट्ठा करके लड़ना इतना आसान नहीं हो पा रहा, तो अगर हिंदू भी बढ़ जाएगा तो क्या देश में अखंडता रहेगी? नहीं, देश खंडित हो जाएगा। और क्या एक छोटा सा समुदाय अकेले ही अंग्रेजों के लिए पर्याप्त होता? नहीं होता। तो इसी वजह से गांधी जी ये नहीं चाह रहे थे। वे चाह रहे थे कि समाज इकट्ठा हो। वे बाकी समुदाय को इकट्ठा करने के विचार में थे। तभी अचानक अगर मान लीजिए दलित ही अलग हो जाएं तो और भी तो खंडित हो जाता समाज। तो इस वजह से वो इसके अगेंस्ट थे, और इसी कारण उन्होंने आमरण अनशन भी प्रारंभ किया कि चाहे अपनी जान देकर ही सही। उनका ये सोच था कि भले मुझे अपनी जान ही देने की ना पड़ जाए अपने देश के प्रति, मुझे अपने देश को मतलब खंडित नहीं होने देना, यही उनका विचार था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे के स्लाइड पे। प्रश्न नंबर 3 आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। देखिए कमेंट करिएगा जवाब, अगर आप लोग को आता है तो आप लोग जवाब दीजिएगा। यदि पूना समझौता नहीं हुआ होता तो सबसे संभावित परिणाम क्या होता? मान लीजिए अगर पूना समझौता नहीं होता तो बताइए क्या हो सकता? क्या कांग्रेस समाप्त हो जाती, या फिर दलितों के पृथक निर्वाचन लागू रहता, या फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पुनः आयोजित होता, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन तत्काल सफल हो जाता? क्या होता है इसका मतलब क्या कारण पता क्या होता बताइए? इसका आंसर दीजिएगा क्या होता? अगर हाँ तो इसका आंसर होता बी, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्या रहता? लागू रहता, वो समाप्त ही नहीं होता। इन सारे चीज़ों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, ये सारे तथ्य कोई मतलब के ही नहीं है, इनका कुछ तो लेना देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का तो इससे कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। कांग्रेस क्यों समाप्त होती? एक साधारण तो नहीं कहेंगे, पर एक मुद्दे को लेकर कांग्रेस कभी भी समाप्त नहीं होती। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पुनः आयोजित होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। वो तो जिस बात को लेकर के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जिन जिन बातों को रखा गया था, उन बातों में ये सारी बातें, सिर्फ ये एक मुद्दा नहीं था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए। और ना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का इससे कोई, सिर्फ एक मुद्दे को लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी नहीं हो रही थी, क्योंकि सारे के सारे आंदोलन का मात्र एक जो कहते हैं ना अंतिम जो कारण था, वो सिर्फ एक ही कारण था, भारत को क्या देना? भारत को स्वशासन स्वराज्य ये प्राप्त करवाना था। स्वशासन का मुद्दा भी कहीं ना कहीं जा करके समाप्त हो गया, अब तो स्वराज्य का मुद्दा आ गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो प्रश्न है, बताइए सही कालक्रम चुनिएगा। सबसे पहले क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आया पहले, या फिर सांप्रदायिक पंचायत आया, या फिर पूना समझौता हुआ, या फिर हरिजन सेवक संघ आया? तीनों में से क्या कालक्रम है? इसका सही क्रम बताइए क्या होगा इसका आंसर? 1 2 3 4, या फिर 2 1 3 4, या फिर 1 3 2 4, या फिर 2 3 1 4? इसका बताइएगा मुझे क्या होगा इसका आंसर। तो देखा जाए तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले जो हुआ था वो क्या हुआ था? सबसे पहले तो हमारा यही है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ही हुआ था। उसी के बाद में सांप्रदायिक पंचायत हुआ, उसके ठीक बाद पूना समझौता हुआ, और उसके ठीक बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी गांधी जी ने।
अब भी थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग जान लें। तो चलिए इसका डिटेल समझते हैं। एक सेकेंड। अच्छा, एक और प्रश्न कर लें, उसके बाद इसके फैक्ट के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पूना समझौता का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव क्या था? बताइए, इसका जो सबसे राजनीतिक महत्वपूर्ण जो राजनीतिक प्रभाव पड़ा, ये क्या पड़ा? क्या पृथक निर्वाचन समाप्त हो गया और तथा आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ गई, या फिर कांग्रेस भंग हो गई, या फिर ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पंचाट वापस ले लिया, या गोलमेज सम्मेलन समाप्त कर दिया? देखिए, मैंने प्रश्नों को ऐसे रखा है जैसे कि आपको थोड़ा पढ़ने में समय लगे, क्योंकि इस बार जो भी यूपी टीजीटी में प्रश्न आया है वो सारे के सारे पढ़ने में समय ले रहे हैं। तो हमें ना, अगर हम अपने दिमाग को इतना प्रैक्टिस करवा दें कि क्वेश्चंस को तुरंत पढ़े और तुरंत समझें, तो पता है एग्जाम में समय नहीं लगेगा और हमारे समय की भी बचत हो जाएगी और हम क्वेश्चंस को देख करके उलझेंगे भी नहीं। तो इसी वजह से मैंने इन सारे के सारे प्रश्नों को लाई हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये सारे के सारे प्रश्नों को मतलब रेगुलर प्रैक्टिस करिए और मैं इस प्रश्नों को रोज़ लाती रहूँगी ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो पाए। साथ में इसके फैक्ट भी होंगे। अब तक मैंने जितने भी वीडियो दिए उसमें सिर्फ फैक्ट को डाला है, पर अब मैंने सोचा है कि फैक्ट के साथ साथ मगर तैयारी मजबूत करनी है तो जानकारी और प्रैक्टिस दोनों होनी चाहिए। तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए मैं प्रश्न को ला रही हूँ और आपकी जानकारी के लिए मैं उसके साथ में फैक्ट भी देते जा रही हूँ। ठीक है, तो आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप जो है आपके तैयारी जो है वो अच्छी होती जाए। जब तक प्रश्न नहीं करेंगे तब तक जाहिर सी बात है हम बिना प्रैक्टिस के तो भाई बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब तक हमें आदत नहीं होगी उन प्रश्नों को पहले से समझने की, करने की, उसे कैसे क्लियर करना है वो नहीं कर पाएंगे। पहले से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अचानक नहीं हो पाएगा। इस वजह से मैंने ये सोच करके मैंने इस चीज़ को सेट किया है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा? तो अगर हम बात करें कि इसके आंसर को लेकर के, इसका आंसर होने वाला है कि पृथक निर्वाचन क्या हो गया? समाप्त हो गया और आरक्षित सीटों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। हम लोगों ने देखा कि जो प्रांतीय विधानमंडल था उसमें जो दलित वर्ग था उसकी सीट जो 71 थी, पहले कितनी थी? 71 से कितनी हो गई? 148 कर दी गई। इसके साथ साथ केंद्रीय विधानमंडल में भी उन्हें सीटें मिल गई। 18% को उनको आरक्षित सीट मिल गया केंद्रीय विधानमंडल में, जो पहले नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 में चलते हैं। बताइए, इन दोनों को मैच करिए कि सांप्रदायिक पंचाट जो है और पूना समझौता, हरिजन सेवक संघ, इन तीनों से जुड़े हुए कौन हैं? क्या रैमजे मैकडोनाल्ड, गांधी, अम्बेडकर सामाजिक सुधार, ये तीनों के लिए क्या होने वाला है? इसका आंसर मुझे बताइएगा। क्या ए के लिए क्या ये होगा? ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, या ए का 2 बी का 1 सी का 3, ए का 3 बी का 2 सी का 1, या फिर ए का 1 बी का 3 और सी का 2? ये कौन सा होगा इनमें से? बताइएगा। तो अगर हम लोग ध्यान से इस प्रश्न को वापस से देखें तो देखिए बहुत आसान है ना। सांप्रदायिक पंचाट, एक सेकेंड, हम लोग अगर ध्यान से देखें तो बहुत आसान है। सांप्रदायिक पंचाट में कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ए का क्या हो गया? तो ए का 1 हो गया। पूना समझौता जब हुआ था गांधी अम्बेडकर के बीच में ही तो समझौता हुआ था, तो बी का क्या हो गया? बी का 2 हो गया। और हरिजन सेवक संघ क्या था? एक सामाजिक सुधारित था। समाज में जो हरिजनों के लिए जो छुआछूत वाला समाज था, मंदिरों में जाने को रोका जा रहा था, उनके साथ किसी भी कार्यक्रम में उन्हें शामिल होने से रोका जा रहा था, उनके लिए शिक्षा का व्यवस्था नहीं था, सब क्या था? समाज में उनके लिए जो व्याप्त कुरीतियाँ थी उसे सुधारना ही तो था। तो सी का क्या हो जाएगा? सी का 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। एक सेकेंड, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1 ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी के हरिजन उद्धार कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या था? उन्होंने हरिजन उद्धार क्यों किया? देखिए पहले से टिक करके रख दिया मैंने गलती से, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा है पहले से आंसर इसमें दिया हुआ। तो क्या हो गया इसका? क्या होगा इसका? तो इसका आंसर ये होगा कि दलितों को पृथक निर्वाचन दिलाना होगा। क्यों? हरिजन ने, या फिर अस्पृश्यता समाप्त कर सामाजिक समरसता स्थापित करना होगा, कांग्रेस का विस्तार करना, या ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त करना। तो आंसर तो पहले से ठीक है कि अस्पृश्यता वो समाप्त करना चाह रहे थे, सामाजिक में समरसता यानी कि एक समान समाज को बनाना चाह रहे थे, यही उनका उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसके बाद थोड़ा फैक्ट जान लें हम लोग क्या है ये हरिजन उद्धार। गांधी जी का हरिजन उत्थान क्या था? देखिए 30 सितंबर 1932 को गांधी जी हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं। ठीक, गांधी जी जो थे, जब वो पूना समझौता उनके बीच हो गया उसके बाद गांधी जी जो थे उनको तुरंत क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। गांधी जी जेल में थे, यरबदा जेल में। अब उनकी तबीयत तो क्या हो गया? अचानक से खराब हो गई। अब अचानक से जब तबीयत खराब हो गई तो इस वजह से क्या हो गया? गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया।
इसके साथ में गांधी जी ने और भी उपवास किए थे, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। सितंबर 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना हुई। 1932 में ये गांधी जी हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं 30 सितंबर को, और इसी समय वे अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की भी स्थापना करते हैं। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन करते हैं ताकि लोगों को अपने इस पत्र के माध्यम से वे जोड़ सके। उसके बाद से 8 मई यानी मई 8 मई को क्या होता है, 8 मई 1933 में गांधी जी ने अछूतों के प्रति हिंदुओं के दुर्व्यवहार पर पश्चाताप और अस्पृश्यता को जड़ से समाप्त करने के लिए जेल में शुद्धि हेतु 21 दिन का उपवास की इन्होंने शुरुआत की थी। गांधी जी इस बात से बहुत दुखी थे कि जो भारतीय हैं वे अपने ही समाज के एक सदस्य को, एक समुदाय को इस प्रकार से इतना हीन मानते हैं कि उनके साथ में छुआछूत करते हैं, उनके साथ में क्या करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, उनको सम्मान पूर्वक नज़रों से नहीं देखते हैं। इस बात से ना गांधी जी बहुत दुखी थे, और इसी वजह से, इसी बात से दुखी होकर के गांधी जी ने क्या किया था कि हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना की और अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की भी स्थापना की थी उन्होंने। गांधी जी जो थे वे देख रहे थे कि जो भारतीय हैं वे अपने ही समुदाय के प्रति देश में उनके साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जो दुर्विरोध कर रहे हैं, वो कैसा है। उन्होंने एक बात कही भी थी जब वे 7 नवंबर 1933 को गांधी जी ने वर्धा से हरिजन यात्रा भी प्रारंभ की थी। आपको बता दें कि गांधी जी ना 21 दिन का उन्होंने उपवास शुद्धि का जो ये किया था, उपवास लिया था उनके अपने 21 दिन का जो उन्होंने उपवास लिया था, किस लिए, शुद्धि के लिए। उनका कहना क्या था, ये जो उन्होंने 21 दिन का लिया था, वे कह रहे थे कि ये मैं शुद्ध होना चाहता हूँ अपने आप को, ये जो हमारा समाज जो है वो हरिजनों के साथ जो गलत व्यवहार कर रहा है, इस अस्पृश्यता को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से मैं शुद्धि के लिए, कि हमारा समाज शुद्ध हो, मैं शुद्ध हूँ, इस वजह से उन्होंने 21 दिन का उपवास शुरू किया था। और कहा भी था, गांधी जी ने कहा भी कि या तो छुआछूत को जड़ से समाप्त करो या तो मुझे अपने बीच से हटा दो, ये मेरी अंतरात्मा की पुकार है, चेतना का निर्देश है। ये बात गांधी जी ने कहा था, या तो भाई तुम इसे ख़त्म ही कर दो या फिर मुझे ही हटा दो अपने बीच से, मुझे ही समाप्त कर दो। इसी वजह से उन्होंने 21 दिन का उपवास किया था, क्योंकि एक लंबी उपवास के बाद आपका शरीर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्षीण होता चला जाएगा। इस वजह से गांधी जी ने ये संकेत देने के लिए हिंदुओं को, ये समझाने के लिए, उन्हें सजग करने के लिए कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा मत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। इसी वजह से जब वे यात्रा करने निकले तो 12,500 मील की उन्होंने यात्रा करी थी। गांधी जी लोगों को जागरूक करने के लिए, समझाने के लिए उन्होंने यात्रा की थी। गांधी जी को कई जगह पे इसी वजह से ऐसे रूढ़िवादी कट्टर जो हिंदू थे, जो पुराने सोच और ख्यालों के थे, जो ये मानते थे कि नहीं जो हरिजनों के साथ में हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है, उन लोगों ने क्या किया था, उनका सोच था कि ये जो चली आ रही परंपरा है वो ख़त्म ना हो, ख़त्म नहीं होगी तो उनकी जो रूढ़िवादी सोच है वो चलती रहेगी, उनका जो नहीं बोलते हैं झूठ का नाम का जो एक ख्याति बन रहा है वो चलता रहेगा, उनका नाम चलेगा, वे लोगों पे दबदबा बना के जो चल रहे हैं वो होता ही रह जाएगा। इस वजह से उन्होंने क्या किया था, गांधी जी को कई जगह पे काले झंडे दिखाए उन लोगों ने, सभा में उनके उत्पात मचाया और उनके विरुद्ध क्या किया, पर्चे बांटे। पर्चे में गांधी जी को झूठा बताया, गलत साबित किया, उन्होंने बताया कि हमारे हिंदू धर्म के विरोधी हैं, इस तरीके से नाम के साथ उनके पर्चे बांटे गए। 25 जून 1934 को क्या हुआ, पुणे में गांधी जी की कार पर बम फेंका गया, इसी कारण से कि गांधी जी अपनी यात्रा को रोके, लोगों तक ना पहुंचे, और वो सबको यही बताया जा रहा था कि गांधी जी जो है वह हिंदुओं के विरोधी हो चुके हैं, वे दलितों के समर्थक हो चुके हैं, ये कह के उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया गया था। और अब इस हम लोगों ने समझ लिया इस चीज़ को। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। बताइएगा, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन का एक कारण क्या था, ब्रिटिश दमन था या फिर गांधी जी की गिरफ्तारी ने आंदोलन को कमजोर कर दिया था, इस वजह से इसका स्थगन हो गया था। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्थगन हो गया था, जो रुक गया था, उसका कारण क्या था, या फिर आंदोलन केवल आर्थिक कारणों से स्थगित हुआ था। क्या हुआ था कि पैसे की कमी हो गई थी, क्योंकि कोई भी आंदोलन के लिए धन की ज़रूरत होती है, तो क्या हुआ था, क्या ये कारण था, ये तीनों में से बताइए क्या कारण है। आपको अगर पता हो कमेंट में करिएगा। अगर आपको जो मैं यहाँ पे आप लोग को फैक्ट बताती हूँ, जो इसके बारे में डिटेल जानकारी देती हूँ, इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका आंसर केवल एक होगा, एक और दो होगा, दो और तीन होगा, या एक दो तीन, तीनों होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, अगर हम लोग ध्यान से इस चीज़ को देखें तो जो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसे अगर स्थगन किया गया था, इसका कारण क्या? द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन का एक कारण ब्रिटिश दमन था, इस वजह से, या फिर गांधी जी की गिरफ्तारी ने आंदोलन को कमजोर किया था, इस वजह से स्थगित हो गया था। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जा करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने हर एक चीज़ को लेकर के एक वीडियो बना रखी है, आप लोग उस सारी की सारी वीडियोज़ को जाकर के एक बार देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और हाँ, एक चीज़, जो भी चीज़ें आपको ज़रूरी लगे उसे अपने पास ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। देखिए, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था तो उसमें तो बहुत सारे 90,000 पुरुष और महिला इस आंदोलन में, मतलब बहुत लोग इसमें जुड़े थे, और 90,000 पुरुष और महिला आंदोलनकारियों क्या हो गया था? जेल भेज दिया गया था। जिस समय यह आंदोलन अपने चरम पर था, उस समय प्रधानमंत्री जो थे रेमजे मैकडोनाल्ड ने इसी वजह से सांप्रदायिक पंचाट की भी घोषणा कर दी। किसी तरीके से द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया जाए? रोका जाए। मतलब इसको द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1 जनवरी 1932 ईस्वी को ये दोबारा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया था, ये आंदोलन जो था दोबारा शुरू हुआ। आंदोलन शुरू होने के शीघ्र ही क्या हो गया? जो गांधी थे, नेहरू थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इनको सरकार ने क्या किया? कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया, और करके इनकी सारी की सारी संपत्ति को ही जब्त कर लिया। संपत्ति जब्त करने से क्या हो जाता है फायदा? आंदोलन कैसे होगा? धन तो चाहिए, धन ही नहीं रहेगा। इस स्थिति में जो सरकार ने क्या किया? इन लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जितने भी प्रदर्शनकारी थे, जितने भी सत्याग्रही थे, उन पर लाठियों से प्रहार किया। गाँवों में जो लोग व्यक्ति कर नहीं अदा कर रहे थे, उन किसानों की ज़मीनें हड़प ली, उनके पशुओं को हड़प लिया, उनके मकान को भी जब्त कर लिया। सरकार ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बहुत सारे महिला बच्चों को क्या किया? महिला पुरुषों को जेल भेज दिया। इसी वजह से, इन सभी चीज़ों को देखते हुए गांधी जी जो थे वे मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन को, क्यों? क्योंकि अंग्रेज ब्रिटिश एक कारण ब्रिटिश का दमन था। इसका आंसर क्या होगा? द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश दमन था। ब्रिटिश का क्या हो सके? दमन हो सके, इस वजह से उस चीज़ को उसी समय रोक दिया गया, क्योंकि भारी मात्रा में लोगों को गिरफ्तारी की जा रही थी। गांधी जी समझ गए थे कि अभी इसे रोकना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा? सारा का सारा देश प्रताड़ित होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से इसको रोका जाना जरूरी था उस समय के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके चीज़ को भी अलग से थोड़ा जान लिया जाए। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन का और क्या क्या कारण था? तो उपवास के जब हुआ, गांधी जी जो 21 दिन का उपवास किया, हम लोगों ने भी जस्ट पढ़ा इसके बारे में कि अछूतों को लेकर के, तो उस समय गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया था, उनको 21 दिन के उपवास को लेकर के। और मई 1933 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वे 12 सप्ताह के लिए स्थगित करते हैं। ये नहीं कि हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, उन्हें वे सिर्फ 12 सप्ताह के लिए वे स्थगित करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अभी गांधी जी जान रहे थे कि अगर नहीं स्थगित किया जाएगा तो लोगों की गिरफ्तारी क्या हो रही थी? बहुत तेज़ी से होती जा रही थी। और गांधी जी का जो ध्यान है वो अब एक हिंदू समुदाय के एक दूसरे वर्ग की, हिंदू समाज के एक दूसरे समुदाय की ओर, एक दूसरे वर्ग की ओर चला गया था। इस वजह से उन्होंने 12 सप्ताह के लिए स्थगित किया था। हुआ क्या था इसमें? तो 1 अगस्त 1933 को, एक सेकेंड, हम लोग का जो अगला प्रश्न है वो क्या है? सांप्रदायिक पंचाट और पुनः समझौते में मूल अंतर क्या था? दोनों में क्या ही अंतर था? तो देखिए, आप इसका आंसर करिए, क्या होगा? इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, ठीक है। दोनों क्या था? दोनों पृथक निर्वाचन के पक्ष में थे क्या? दोनों में ही एक ही कॉमन बात थी कि दोनों ही इसलिए आया था ताकि पृथक निर्वाचन हो सके, या फिर सांप्रदायिक पंचाट ने पृथक निर्वाचन दिया, सांप्रदायिक पंचाट आया था तो उसमें पृथक निर्वाचन आया था, और पुनः समझौते ने आरक्षित सीटों का विकल्प स्वीकार किया। दोनों में क्या ये सही होगा? या फिर दोनों ही मुस्लिम लीग से संबंधित थे, या फिर दोनों का कोई राजनीतिक प्रभाव ही नहीं था? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी सही होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि जो सांप्रदायिक पंचाट था उसमें पृथक निर्वाचन आया था। रेमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को क्या लाए थे? वे सांप्रदायिक पंचाट लाए थे, वे लेकर के आए थे ताकि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दलितों को और साथ साथ अन्य समुदाय को मिल सके।
ताकि वो हिंदुओं को अलग कर सके, हिंदुओं को बांट सके और समाज को भी बांट सके। इस उद्देश्य से वो लेकर आए थे। लेकिन पूना समझौता गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में आया। क्यों? ताकि जो दलितों को आप पृथक निर्वाचन की सुविधा दे रहे हैं उसे बंद करिए, आप सीटों का आरक्षण लीजिए। गांधी जी का ये कहना था कि आप सीटों का आरक्षण लीजिए, उन दलितों को मजबूत बनाइए, उन्हें राजनीति में भी हिस्सेदार बनाइए। ये बात गांधी जी का कहना था। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है कि क्या निम्नलिखित में से कौन सा क्रम ऐतिहासिक घटनाओं के विकास को सबसे उचित रूप में दर्शाता है? बताइए। सांप्रदायिक पंचाट पहले हुआ, गांधी जी का अनशन हुआ, उसके बाद पूना समझौता हुआ और हरिजन उद्धार का अभियान चला, या फिर पूना समझौता पहले आया, सांप्रदायिक पंचाट आया, फिर गांधी जी का अनशन हुआ, फिर जाके हरिजन उद्धार हुआ, या फिर हरिजन उद्धार पहले आया, फिर पूना समझौता हुआ, फिर पंचाट हुआ, फिर अनशन हुआ, पहले गोलमेज सम्मेलन आया, फिर जाके पूना समझौता आया। बताइए इनमें से कौन सा सीरीज जो है वो बिल्कुल सही होने वाला है? तो इसका जो सीरीज़ है वो हमारा क्या आंसर, इसका सबसे सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? सब ए होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले सांप्रदायिक पंचाट आया जो मैकडोनाल्ड ने लाया, मैकडोनाल्ड लेकर के आए। फिर गांधी जी ने इसी वजह से क्या किया? अनशन किया 20 सितंबर 1932 को। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने क्या किया था? अनशन किया, है ना। ज्ञारवादा जेल में ही उन्होंने अनशन किया था। इसी समय आपको पता है, बता दूं, किसी समय टैगोर ने गांधी जी के बारे में कहा था, उनसे प्रभावित होकर के कहा था कि भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए यह एक उत्कृष्ट बलिदान है कि हमारे व्यथित हृदय आपकी महान तपस्या का आदर और प्रेम के साथ अनुसरण करेंगे। सच बात है, उन्होंने जितने अनशन किए हैं, अपने शरीर को जितना कष्ट दिया है और जिस प्रकार से वे सक्षम होने के बाद भी एक साधारण व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपना जीवन व्यापन किया है, ये अपने आप में ये एक ऐसा घटना है जिसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। तो इस तरीके से हमारा आज का क्या हो गया? आज का पूरा क्लास समाप्त होता है। ये 10 क्वेश्चन उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आए होंगे, आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी और आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, हम लोग आज का क्लास खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में।